इसके साथ साथ धातु विज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं उनके बारे में, और अयस्कों का सांद्रीकरण किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि चैप्टर धातु विज्ञान है, तो हमें इस बात का ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं। तो देखिए, धातुओं के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिसे मेटल्स कहा जाता है, और धातुओं की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी। तो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करती है, हाँ, और धन आयन का निर्माण करती हैं। और अधातुएं क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और ऋण आयन का निर्माण करती है। तो जैसे धातुओं के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये सोडियम हुआ, मैग्नीशियम इसको बोलते हैं। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 11 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन बनाओगे तो 281 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये सोडियम धातु क्यों मानी जाएगी, क्योंकि सोडियम के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से परित्याग कर सकती है। जब एक इलेक्ट्रॉन परित्याग करती है तो इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन परित्याग करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर धन आयन का निर्माण होगा। तो ये क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया है बच्चों, देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया है, इसलिए इसके ऊपर +1 का चार्ज बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सब लोग को। इसी प्रकार अगर आप मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम भी एक धातु ही है। मैग्नीशियम को धातु कैसे बताओगे, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। इसका क्रमांक क्या होता है बच्चों, 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप बनाओगे तो 282, अगर जोड़ोगे तो 2 और 8 2 कितना होता है, 10, 10 और 2 12, बरोबर। जोड़ने के बाद आपको 12 मिला। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से दे सकता है। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से देने का मतलब बच्चों ये धातु बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा आवेश बनेगा, एक कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आप लोग को दोहरा देता हूँ, +2 का बनेगा। तो जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो अक्सर क्या होती है, धातुएं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, धातु होती है, और इलेक्ट्रॉनों का परित्याग आसानी से कर सकती है। ठीक है, इसी प्रकार अधातुएं के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो अधातुएं क्या होती है, उसके लिए भी मैं 1-2 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप होता है 2,6। ठीक है, अभी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, ये 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो लास्ट वाली जो कक्षा होती है, जो अंतिम कक्षा, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 2,8। ठीक है, ऑक्सीजन स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अष्टक पूरा करना रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन को देख के अष्टक पूरा कीजिए, या तो इलेक्ट्रॉनों को लेकर पूरा कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, माइनस का, लेकिन इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज बना, 2। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये माइनस का आवेश बना, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अधातु हो जाएगा। इसकी गिनती किसके अंतर्गत होगी, अधातु के अंदर इसकी गिनती होगी। तो ऐसे कई प्रकार के धातुएं और अधातुओं को आपने पढ़ा है कक्षा 9वीं में, आपको मालूम है अच्छी तरह से। अब तक अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे, तो उसमें 118 से अधिक तत्वों की खोज की गई है। तो इन 118 तत्वों में आपको धातु भी मिलेंगे, अधातुएं भी मिलेंगी। ठीक है, हाँ, तो धातुएं भी मिलेंगी और क्या मिलेंगी, अधातुएं भी मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ धातुएं कुछ अधातुएं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमारा जो चैप्टर है वो धातुओं के निष्कर्षण के संबंधी है। ठीक है, धातु विज्ञान के से संबंध रखता है। तो धातु विज्ञान क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि धातु विज्ञान क्या है। देखिए बच्चों, आपने अभी सीखा कि धातुएं क्या होती है, हम अधातु के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करने वाले, हम लोग मेटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले। तो मेटल्स क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया। सीधी सी बात, धातुओं के ऊपर धनात्मक आवेश होता है, और वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, परित्याग करते हैं। ठीक है, और जिन तत्वों के अंत में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धन आवेश का निर्माण करते हैं, ये तो आपको पता है। और वे सक्रिय धातुएं होती हैं, जिनके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी ये धातु विज्ञान क्या होता है बच्चों, धातु विज्ञान के अंतर्गत, जिसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं, धातु विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें धातुओं को उसके खनिजों से निष्कर्षण करना और उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, धातु विज्ञान के अंतर्गत धातु विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि आप धातुओं को किस प्रकार उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनका निष्कर्षण करते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं, और फिर
अपने यूज में उसको लाते हैं, क्योंकि सभी जो धातु होती है बच्चों वो शुद्ध शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, तो आपको उन्हें शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये सब शुद्धिकरण करना, उनमें से अशुद्धियां निकालना, ये सभी जो प्रक्रिया होती है हम धातु विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया धातु विज्ञान का परिभाषा। अभी इसके बाद जो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी वाली टॉपिक है, वो हमें जानकारी प्राप्त करना है कि धातु की उपस्थिति। देखिए बच्चों, चाहे धातु हो या अधातु हो, वो आपके आसपास ही मिलेगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आसपास का मतलब क्या है, अक्सर जो धातु अधातु होती है उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जमीन के अंदर मिलती है, खदानों में मिलती है। ठीक है, और ये जो धातुएं होती है बच्चों दो तरीके की होती है, एक तो सक्रिय धातु और एक एक सक्रिय धातु होती है, और एक अक्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु बोल सकते हैं और अक्रियाशील धातु। तो जो क्रियाशील धातु रहती है बच्चों, वो क्या करती है, वो अलग अलग तत्वों के साथ या उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिलती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है? देखिए, अधिकतर धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब ये मुक्त अवस्था क्या हुई बच्चों, फ्री नहीं होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ऑक्साइड होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, वो कार्बोनेट के साथ वो पाई जा सकती है, सल्फाइड, नाइट्रेट, इन सभी के साथ वो लोग मौजूद हो सकती है। ठीक है, जैसे आप सोडियम ले लिए, सोडियम को किससे दिखाते हैं आप, Na से। लेकिन सोडियम जो है बच्चों वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, सोडियम कभी कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, Na2CO3। तो यहाँ पे कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको सोडियम चाहिए, तो सोडियम चाहिए तो मतलब आपको कार्बोनेट निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार सोडियम सल्फाइड के साथ भी, सल्फर के साथ भी मिल सकता है। ठीक है, Na2S, ये सल्फाइड के साथ है। मुक्त अवस्था का मतलब सोडियम अकेले नहीं है। ठीक है, परंतु अत्यधिक अक्रियाशील धातुएं जिन पर हवा, पानी और प्राकृतिक घटकों का परिणाम नहीं होता है, कुछ ऐसे भी धातुएं जो अक्रियाशील है, उनके ऊपर किसी भी तापमान का या किसी भी पानी या किसी भी हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो धातुएं कौन सी है बच्चों, चांदी है, और कौन सी है, सोना है, और कौन सी है, प्लैटिनम है। तो ये बच्चों ये सभी क्या है, अधातुएं है, सॉरी, ये सभी क्या है, धातुएं है, लेकिन अक्रियाशील है। इनके ऊपर किसी भी तरह का पर्यावरण का, हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक घटकों का दबाव नहीं पड़ता है। इसके कारण ये क्या होती है बच्चे, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मुक्त अवस्था मतलब जब उनके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मुक्त अवस्था में मिलेंगे, जैसे कि चांदी, सोना और प्लैटिनम। लेकिन कुछ दूसरी भी धातु होती है जो क्रियाशील होने के कारण वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, वो किसी और तत्व के साथ, सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, नाइट्रेट के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी इसके बाद क्या है बच्चों, धातुओं के ऐसे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, तो अब खनिज किसे कहते हैं हम लोग, खनिज किसे कहते हैं कि आपको जो धातु प्राप्त करना है बच्चों वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलने वाली है, सब धातुएं तो मुक्त अवस्था में नहीं मिलने वाली, तो उनके अंदर कुछ न कुछ अशुद्धियां होती है, यानी धातु और उसके अंदर कुछ अशुद्धियां। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर उनके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं जिन धातुओं के अंतर्गत जहां से आपको प्राप्त करना है, तो वो पूरा खनिज कहलाता है। तो खनिज का मतलब आपको क्या समझना है कि सिर्फ धातु ही नहीं है, उसके साथ और भी तरह की अशुद्धियां उसके अंदर विद्यमान है। ठीक है, अभी हम अगले भाग में जाते हैं। देखिए, धातु की उपस्थिति के बारे में ही हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातुएं प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है कि अयस्क किसे कहते हैं। देखिए, आपने क्या देखा कि आपके जो धातुएं हैं आपको खनिजों से प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज है, मतलब कुछ ऐसे भी सोर्स है, सिर्फ एक ही खनिज से आपको धातु नहीं मिलेगी, कई प्रकार के खनिजों से उस धातु को आप प्राप्त कर सकते हो। तो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जहां से धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, उस धातु को, और लाभदायक पद्धति से प्राप्त कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और है बच्चों कि ये जो अयस्क होते हैं, जिसको ओर्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर और भी अशुद्धियां हो सकती है, जैसे इसमें मिट्टी हो सकता है, रेत हो सकता है, चट्टानी पदार्थ हो सकते हैं, जैसी अशुद्धियां प्राप्त होती है या विद्यमान रहती है। तो इन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहेंगे, मृदा अशुद्धि। ध्यान में रखिए, अभी भी आप धातु को प्राप्त करने के लिए आप उसके अयस्क के पास जा रहे हो, लेकिन अयस्क के अंदर भी क्या है, बहुत सारी अशुद्धियां विद्यमान है। तो इन अशुद्धियों को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, मृदा अशुद्धि कहेंगे। अलग करने की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि आपको धातु को शुद्ध करना है, तो धातु को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि धातु को शुद्ध करने के लिए आप लोग क्या करने वाले, अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करने वाले हैं। और ये सभी हम लोग धातु विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाई करते हैं कि धातुओं को किस प्रकार शुद्धिकरण किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है कि जिसके माध्यम से हम लोग धातु को शुद्ध कर पाते हैं, उसमें से अशुद्धियां निकाल पाते हैं और उसको हम यूज में ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई कि धातुओं को क्यों हमें शुद्धिकरण करना पड़ता है, क्योंकि ये धातुएं जो होती हैं उसके अंदर कई तरह के में मिट्टी हुआ, रेत हुआ, या कई तरह के दूसरे भी जैसे यौगिक, जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, जैसे अलग प्रकार के पदार्थ उसमें विद्यमान रहते हैं, तो उन्हें निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद ही आप उनको क्या कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को मैंने परिभाषा भी एक बता दिया। परिभाषा क्या बताई कि अयस्क किसे कहते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने आपको खनिज बताया। खनिज से भी आप धातु को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे खनिज होते हैं जहां से धातुओं की मात्रा, जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक रहती है और उन्हें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया धातुओं की उपस्थिति के बारे में। इसके बाद हम लोग धातु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार, कौन सी पद्धतियों का उपयोग करके आप धातु को शुद्धिकरण, धातु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों का जो पहली प्रक्रिया रहती है, अयस्कों का सांद्रीकरण। ठीक है, अब अयस्कों का सांद्रीकरण ये प्रक्रिया क्या है बच्चों। अयस्कों का सांद्रीकरण का मतलब ये है बच्चों कि आपको मालूम है कि आपकी धातु कहाँ से प्राप्त होने वाली है। आपकी धातु जो है प्राप्त होने वाली है, कहाँ से प्राप्त होने वाली है, अयस्क से। और अयस्क में क्या रहता है बच्चों, मृदा अशुद्धियां रहती है। अयस्क में क्या रहता है, मृदा अशुद्धियां। और मृदा अशुद्धियां क्या होता है बच्चों, मैंने बताया कि रेत हुआ, मिट्टी हुआ, अनेक प्रकार के कण, चट्टानी कण उसमें मौजूद हो सकते हैं, तो उन्हें हम लोग मृदा अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इन मृदा अशुद्धि को निकालोगे तो धीरे धीरे धातु क्या होती जाती है, शुद्धिकरण की तरफ बढ़ती जाती है। तो जो आप मृदा अशुद्धियां निकाल रहे हो, इसे ही आप अयस्क में से मृदा अशुद्धि निकाल रहे हो, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, अयस्कों का सांद्रीकरण। ठीक है, तो इस पद्धति में आपको धीरे धीरे क्या करना है बच्चों, अयस्कों का सांद्रीकरण की जो पद्धति आप अपनाने वाले हो, इस पद्धति में आप धीरे धीरे क्या करने वाले हो, धीरे धीरे उसके अंदर जो भी कण है उन्हें धीरे धीरे निकालने वाले। परंतु देखिए बच्चों, सांद्रीकरण की जो पद्धतियां होती है उसमें भी कई तरह का अलग अलग पद्धतियों का हम लोग उपयोग करके धातु के अंदर से, सॉरी, अयस्क से आप लोग वो अशुद्धियां निकाल सकते हो। अशुद्धियां क्या है, मृदा अशुद्धि क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कभी आप जिस धातु को निकालने जा रहे हो बच्चों, वो धातु अशुद्धियों से, उसके अंदर अशुद्धियां हैं, इसलिए आप ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया अपना रहे हो। ठीक है, देखिए अब इसके आगे, अब यहाँ पे आपको सांद्रीकरण का मतलब भी मैंने समझा दिया कि सांद्रीकरण का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे जो अयस्क होते हैं, जहाँ से आप धातु निकालने वाले हो, जिसके अंदर धातु है, ठीक है, अब वो क्या करने लो, उसके अंदर अशुद्धियां निकालोगे, तो अशुद्धियों निकालने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो उसमें से कुछ प्रक्रियाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है, गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी इस पद्धति के अंतर्गत आपको क्या करना है, गुरुत्वीय पद्धति का उपयोग करके अयस्क के भारी कण मृदा अशुद्धि के हल्के कणों से आसानी से अलग हो जाते हैं। जब भी बच्चों अगर आपको कोई गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति का जिक्र करता है, तो उसमें समझ जाना कि आपको समझना है कि जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी अयस्क है बच्चों, उसके अंदर दो तरह की अशुद्धियां होती हैं, या दो तरह के कण होते हैं, कुछ हल्के कण होते हैं, कुछ भारी कण होते हैं। ठीक है, तो इसमें हल्के कणों में से भारी कणों को अलग करने के लिए ही इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब इस पद्धति के अंतर्गत एक पद्धति के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिस पद्धति का नाम क्या है, इस पद्धति का नाम है वेल्फ्ले टेबल पद्धति। ठीक है, वेल्फ्ले टेबल पद्धति के अंतर्गत आपको क्या करना है बच्चे, ये बहुत ही आसान पद्धति है। इसके अंतर्गत आपको लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े, देखिए यहाँ पे आपको मैं अच्छे से दिखाना चाहूंगा, ये डायग्राम अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ डायग्राम है। ये देखिए, जो लकड़ी के पतले और कम चौड़े वाले टुकड़े हैं, इनको आपको रखना है। किस तरह रखना है, ये ढलान बना है नीचे से ऊपर की तरह। देखिए दूसरा टुकड़ा है, ये लकड़ी का दूसरा टुकड़ा है ना। आपने देखा होगा लकड़ी का पतरा, देखा होगा पतले पतले टुकड़े रहते हैं, उनको देखा होगा। ये ढलान नुमा बनाना है आपको। ठीक है, ये ढलान नुमा बनाना है। अच्छा, एक चीज और बच्चों ध्यान में रखना है कि इनके बीच में गैप भी रखना है। ये देखिए छोटे छोटे गैप है इसके अंदर, खाते जिसको बोलते हैं, ये गैप है, गैप है, गैप है। अब ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं बच्चों, ये क्या करते रहते हैं, इसके अंदर कंपन, वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन होता है, वैसे इनके अंदर कंपन पैदा किया जाता है, कांपते रहते हैं। ठीक है, अब क्यों कांपते रहते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर जो खांचे दिए गए हैं, ये भी लकड़ी नुमा खांचे दिए गए। यहाँ से जो आपका अयस्क है, उसके पीछे हुए टुकड़े को, चूर्ण को आपको यहाँ से प्रवाहित करना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ रखोगे तो ढलान होने की वजह से वो नीचे की तरफ आएगा।
डाउन की तरफ आएगा, ठीक है। अब इसी दौरान आपने एक और चीज आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे पानी प्रवाहित करने के लिए एक नलिका बनाई गई है, इसके जरिए आपको पानी भी प्रवाहित करना है। देखिए यहाँ से पानी का प्रवाह चालू हो गया है। अब पानी प्लस जो आपकी अशुद्धियां है, जो अयस्क है, जो पीसा हुआ चूड़ है, वो दोनों प्रवाहित होने वाले बच्चों। अब दोनों प्रवाहित होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ये आपके जो लकड़ी के खांचेनुमा आकार बनाया गया है, जिनका एक ढलान दिया गया है, जो स्लोप के रूप में जिनकी व्यवस्था की गई है, तो क्या होता है बच्चों, वो प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, पानी के साथ वो कण प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो पानी के साथ जो बड़े कण होते हैं, जो हैवी कण होते हैं, जो भारी कण होते हैं, वो इस खांचे में आ जाते हैं, इस खांचे में अटक जाते हैं, खांचे में अटक जाते हैं, ठीक है। खांचे में क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। और जो हल्के कण होते हैं बच्चों, वो पानी के साथ वो क्या करते हैं, ये मृदा अशुद्धि के रूप में नीचे की तरफ आके विद्यमान हो जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इस पद्धति में आपने किया क्या, ये पद्धति का फायदा क्या हुआ, इस पद्धति का फायदा ये हुआ कि इस पद्धति के द्वारा हमने क्या किया, हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया। और भारी कण कहाँ चले जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, हल्के कण पानी के साथ नीचे की तरफ प्रवाहित हो जा रहे हैं, और ये जो लकड़ी नुमा आकार है, इसके बीच में जो खांचे हैं, ये जो पतले पतले खांचे गड्ढे है, समझ में है कि नहीं, इसके अंदर वो भारी कण विद्यमान हो जा रहे हैं या वहां पे अटक जा रहे हैं। तो इस पद्धति के माध्यम से आपने क्या किया बच्चों, विल्फ्ले टेबल पद्धति के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हो, जो अयस्क है जिसके अंदर हैवी कण यानी भारी कण और छोटे कण, इन भारी कणों को छोटे कणों से आप क्या कर पा रहे हो, अलग कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया विल्फ्ले टेबल पद्धति। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरी पद्धति आती है बच्चों, उसको हम लोग बोल सकते हैं जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। देखिए, जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति या हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शंक्वाकार पात्र यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे एक शंक्वाकार पात्र आपको दिखा रहा हूँ, हाँ दिख डायग्राम देखिए, एक शंक्वाकार पात्र है। शंक्वाकार पात्र के ऊपरी सतह में आप देखोगे एक बनावट है, जिसके जरिए आपको अयस्क का चूड़ प्रवाहित करना है, ठीक है। तो ये पात्र आपको नजर आ रहा होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे इसके ऊपरी सतह में भी ऊपरी वाले भाग में एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक यहाँ से मृदा अशुद्धियों को निकलने की जगह है, ठीक है। और नीचे वाले भाग में अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक पानी की पाइप जैसे नुमा आकार दिखाया गया है, जो शंक्वाकार पात्र के निचले सिरे से क्या करता है, पानी प्रवाहित करने का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये जो पानी का प्रवाह नीचे वाले सिरे से ऊपर की तरफ किया जाए, यानी पानी को फोर्सफुली शंक्वाकार पात्र के ऊर्ध्वाधर तल से ऊपर की तरफ प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होगा क्या बच्चों, इसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होने वाली है, तो आपको मैं वो समझाऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बारीक पीसा हुआ अयस्क को ऊपर से टंकी में डालोगे। अभी यहाँ वाला बच्चों जो टंकी है, जो शंक्वाकार टंकी है, इसमें ऊपर वाला भाग बोलोगे तो ये है। अब कभी भी ध्यान में रखना बच्चों, जो आपका अयस्क हो ना, वो पीसा हुआ होना चाहिए, बारीक टुकड़ों में होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी धातु भी है। ध्यान में रखिएगा, आप ये पूरा काम किस लिए कर रहे हो, ये पूरा काम आपको धातु को निकालने के लिए कर रहे हो, ठीक है। पता चला धातु है ही नहीं, तो आपका काम ये पूरा प्रोसीजर करके कुछ मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो ऊपरी तरह से आप पिसा हुआ अयस्क डालने वाले हैं, ठीक है। टंकी के निचले सिरे से पानी का प्रवाह तीव्र वेग से ऊपर की ओर भेजा जाता है। वो मैंने आपको समझाया है कि ये नीचे वाला जो भाग है बच्चों, ये वाला जो भाग है, ये नीचे वाले भाग से पानी का प्रवाह ऊपर की तरफ भेजा जाता है, तीव्र प्रवाह भेजा जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, मतलब ये पानी इधर ऐसे स्पीड से जाएगा, फव्वारे के रूप में जाएगा। आपने लोगों ने देखा होगा किस प्रकार फव्वारे के रूप में पानी निकलता है किसी पाइप से, गार्डन वगैरह में देखा होगा आपने। तो बच्चों जो मृदा अशुद्धियां हल्की होती है, हल्की होने के कारण वे टंकी के ऊपरी सिरे पर स्थित टोटी से पानी के प्रवाह के साथ बाहर निकलकर अलग जमा हो जाती है। अब समझिए, देखिए बच्चों, इसके पहले भी मैंने आपको जो पद्धति बताया विल्फ्ले टेबल पद्धति, उसके अंदर भी आपने क्या किया, इसके अंदर जो छोटे कण है जिनके वजन कम है और एक भारी कण है जिनके वजन ज्यादा है, उन दोनों कणों को ही आप लोग क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो इसके अंदर जो अयस्क का जो चूड़ है बच्चों, इसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, जिनका वेट कम है, जो हल्के हैं, तो वो क्या करेंगे, पानी के फव्वारे, क्योंकि पानी का फव्वारा ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो उसके साथ मिल के ऊपरी तरफ, अगर आप अच्छे से डायग्राम में देखोगे तो ऊपरी तरफ एक टोटी बनी गई है, टोटी है जो खुली हुई टोटी है। तो पानी के प्रवाह के कारण, क्योंकि पानी का प्रवाह बच्चों ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जो उस अयस्क का जो चूड़ रहेगा, उसके अंदर जो हल्के कण रहेंगे, वो हल्के कण पानी के प्रवाह के कारण ये यहाँ पे चले आएंगे, क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इस पद्धति के माध्यम से आपने क्या किया, हल्के कणों को भारी कणों से अलग कर दिया, ठीक है। के साथ बाहर निकलकर अलग जमा हो जाते हैं, ये आपने देखा। साथ ही अयस्क के भारी कण टंकी के निचले सिरे में तली में जमा किए जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह पद्धति गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही आधारित है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, छोटे कणों को बड़े कणों से अलग कर पा रहे हो, ठीक है। तो समझ लिया बच्चों आप लोगों ने। तो इसमें आपने क्या किया, फिर से आपको मैं थोड़े जानकारी दे दूं कि यहाँ से अयस्क का चूड़ आप प्रवाहित कर रहे हो, पात्र के निचले सिरे से यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पानी प्रवाहित कर रहे हो, जिसका स्पीड ज्यादा है, वेग ज्यादा है। अब अयस्क के चूड़ में जो हल्की अशुद्धियां होती है पानी के प्रवाह के कारण, क्योंकि पानी का प्रवाह बच्चों ऊपर की तरफ है ना, तो इसके कारण क्या हुआ, अशुद्धियां जो हल्की है, जिनका वजन कम है, वो क्या कर रहे हैं, वो टोटी से बाहर निकल जाएगी। और जो भारी कण है वो क्या कर रहे हैं, तल में आ रहे हैं, तल में आके जमा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पद्धति भी आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। बढ़ते हम लोग अगले पद्धति के समझ। अभी देखिए बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, इस पद्धति के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस पद्धति के माध्यम से भी आप जो भी अयस्क के अंदर अशुद्धियां हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरह, जो चुंबकीय होने का कारण मतलब वो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं। तो चुंबक की तरफ आकर्षित होने के कारण ही इस पद्धति का हम उपयोग कर सकते हैं। जो बच्चे जो पदार्थ या जो धातुएं चुंबकीय नहीं होती हैं, मतलब चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती है, तो उनके लिए पद्धति का उपयोग हम नहीं कर सकते। इस पद्धति का उपयोग हम लोहे को अलग करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लोहा क्या होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक से चिपकता है, ठीक है। देखिए अब इस पद्धति में आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, दो रोलर लगे हुए हैं, ठीक है, ये दो रोलर हुए हैं, ठीक है। अब ये रोलर के ऊपर आप अगर अच्छे से देखोगे तो पट्टा लगा हुआ है, ठीक है। रोलर के ऊपर क्या लगा हुआ, पट्टा लगा हुआ है। अब ये जो दो रोलर है बच्चों ना, उसमें से क्या है, एक रोलर क्या है, ये अचुंबकीय रोलर है, ठीक है। अचुंबकीय मतलब किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। और जो दूसरा रोलर है बच्चों, वो क्या है, चुंबकीय रोलर है। वो क्या है, चुंबकीय रोलर है, यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर सकता है। तो अभी इसमें क्या करना है, ये पट्टा बच्चों ना स्पीड, मतलब इसको क्या किया जाता है, इस प्रकार रोलर को घुमाया जाता है कि ये पट्टा लगातार क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, क्योंकि ये रोलर घूमते रहते हैं तो पट्टा भी घूमने लगता है, ठीक है। पट्टा भी क्या करने लगता है, घूमते हैं। अब यहाँ पे आपको अयस्क का चूड़ इस पात्र के माध्यम से प्रवाहित करना है। पात्र में अयस्क का चूड़ डालोगे, फिर वो पट्टे के ऊपर आता है। बच्चों जब ये पट्टे के ऊपर आएगा ना, ये अयस्क का चूड़, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसके दो भाग हो जा रहे हैं। यानी यहाँ पे नीचे दो संग्राहक रखे गए, रिसेप्टर, एक कंटेनर रखा हुआ है, पात्र रखा गया है। तो कुछ इस संग्राहक के अंदर जमा हो जा रहे हैं और कुछ दूसरे संग्राहक के अंदर जमा हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में देखना है कि ये जो पहला संग्राहक है, ये अचुंबकीय घटकों को जमा कर देता है, और जो दूसरा संग्राहक होता है बच्चों, यानी ये वाला, वो चुंबकीय घटकों को क्या करता है, एकत्रित कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये चुंबकीय घटक ये दूसरे संग्राहक में क्यों आते हैं, और अचुंबकीय घटक इतने दूर दूसरे संग्राहक में क्यों चले जाते हैं। तो बच्चों इसका कारण क्या है कि ये जो रोलर है ना, ये चुंबकीय रोलर है, मैग्नेटिक रोलर है। ये क्या करता है, इस अयस्क के अंदर जो भी चुंबकीय पदार्थ रहेंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, आकर्षित करके रखता है, चिपका करके रखता है। वो क्या होते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, जब इस रोलर से वो चिपके रहते हैं तो स्पीड, ये रोलर जो है ये जिसकी स्पीड क्या रहती है बच्चों, अधिक रहती है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं संग्राहक में। और दूसरे जो अचुंबकीय होते हैं, जो इस रोलर से नहीं चिपक पाते हैं, वो दूर फेंके जाते हैं। तो दूर फेंके जाने का मतलब बच्चों वो इस संग्राहक में आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, अचुंबकीय घटक कहेंगे, ठीक है। तो इस पद्धति का उपयोग आप किस लिए कर सकते हैं बच्चों, इस पद्धति का उपयोग, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति का उपयोग आप चुंबकीय घटक को अचुंबकीय घटक से अलग करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर के एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए, कैल्साइट यह टीन धातु का अयस्क है, ठीक है। कैल्साइट जो है ये टीन धातु का अयस्क है, मतलब टीन को प्राप्त करना है तो आप कैल्साइट धातु से ही प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, इस अयस्क के मुख्य रूप से स्टैनिक ऑक्साइड SnO2, यह क्या है बच्चों, यह अचुंबकीय घटक है। और दूसरा जो है फेरस टंगस्टेट FeWO4, ये क्या है, चुंबकीय घटक है। तो इसमें होता है क्या बच्चों
कि ये जो पहला अचुंबकीय घटक रहेगा वो इस संग्राहक में चला जाएगा और जो चुंबकीय घटक रहेगा वो इस संग्राहक में चला जाएगा। ठीक है, तो समझ लिया होगा बच्चों आपने इस पद्धति का उपयोग क्यों करते हैं। और इस पद्धति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, आपको इस पद्धति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखना है कि ये जो रोलर है इसमें से एक अचुंबकीय होना चाहिए और एक चुंबकीय होना चाहिए, नहीं तो फिर ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो या चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक और पद्धति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों, फेन उत्प्लावन पद्धति। ठीक है, तो ये फेन उत्प्लावन पद्धति क्या है बच्चों, देखो फेन उत्प्लावन पद्धति जो होती है इसमें अयस्कों में उपस्थित कणों को अलग किया जाता है। लेकिन जो अयस्क में उपस्थित कण रहते हैं ना, वो दो प्रकार के कणों के बारे में बातें की जाती है। जल स्नेही जो पानी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं जल विरोधी जो पानी के कणों से दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसे दो कणों को अलग करने के लिए हम लोग फेन उत्प्लावन पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पद्धति का उपयोग हम ऐसे धातु के निष्कर्षण करने के लिए किया जाता है जिसके अंदर सल्फाइड रहता है। सल्फाइड मतलब जिसमें सल्फर की मात्रा रहती है। ठीक है, तो इस पद्धति के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, इस पद्धति के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए अच्छे से मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पात्र लिया गया है, इस पात्र को अच्छे से देखिए, देखिए ये वाला पात्र अच्छे से देखिए, इसके अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर आपको पानी के अलावा भी इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक नलिका बनाई गई है। इस नलिका के थ्रू आपको इस पात्र के अंतर्गत, यानी इसके अंदर जो पानी है इसके अंदर तेल भी डाला गया रहता है। वो तेल पाइन तेल हो सकता है या नीलगिरी तेल भी हो सकता है। पानी के साथ तेल भी डालना जरूरी है। और हवा का प्रवाह प्रवाहित किया जाता है इसके अंदर, तीव्र हवा का झोंका इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है इस पानी के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें अयस्क का चूर्ण प्रवाहित यहाँ से किया जाता है, पीसा हुआ चूर्ण भी प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अब ये जो हवा का प्रवाह प्रवाहित किया जाता है बच्चों, ये यहाँ पे बुलबुले निर्माण करता है। पानी के अंदर क्या करता है, बुलबुले का निर्माण करता है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया कि ये पद्धति किसके लिए है बच्चों, ये पद्धति अयस्क के अंदर ऐसे दो कण होते हैं जो एक जल स्नेही होते हैं और दूसरा क्या रहता है, जल विरोधी रहता है। यानी जल स्नेही का मतलब वो पानी के साथ चिपक जाएंगे और जल विरोधी का मतलब पानी से वो दूर चले जाएंगे। ठीक है, इस पात्र के अंदर एक चीज और आपको बच्चों देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक मथनी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये मथनी का मतलब है, ये मथनी का काम करती है। आपने देखा होगा दही दही को मथने के लिए किस प्रकार मथनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मथनी क्या करता है बच्चों, ये मथनी क्या करेगा, यहाँ पे तेल और पानी के जो और जो अयस्क रहता है उनका एक झाग, उनको मिला के उनका एक झाग बनाता है। ठीक है, देखिए इस पद्धति में बारीक पीसे हुए अयस्क को पानी से भरी हुई एक बड़ी टंकी में डालते हैं। तो यहाँ पे ये जो टंकी में दिखाया था उसके अंदर डाले हम लोगों ने। इसके अलावा उसके अंदर पाइन तेल, नीलगिरी तेल या किसी भी तेल का आप उपयोग कर सकते हैं इत्यादि का। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे झाग का निर्माण होता है। झाग का मतलब जैसे साबुन का झाग बनता है। उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। अभी क्या करना है आपको, अत्यधिक दाब लगा के इसमें क्या करना है, हवा का झोंका, एयर प्रेशर इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और समय समय अनुसार आपको क्या करना है, मथनी का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। मथनी का उपयोग आवश्यकता अनुसार इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे पानी और तेल का और अयस्क का, इनसे क्या है एक मिश्रण तैयार होगा जिसे हम क्या कहेंगे, झाग। प्रवाहित हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया। मथनी के कारण, अब देखिए मथनी का उपयोग क्या है बच्चों, जो ये मथनी है इसका उपयोग क्या है, तो इसके कारण क्या होते हैं बच्चों, तेल, पानी और हवा के बुलबुले मिलकर झाग बनाते हैं जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ध्यान में रखना, तेल, पानी और हवा के कारण झाग बनाते हैं। अच्छा, अब बच्चों क्या होगा, इसके अंदर जो झाग बना है, जैसे आपने साबुन का झाग देखा है, वो झाग ऊपर की तरफ चला आता है और इस झाग को हम दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो झाग हम एकत्रित करते हैं, तो इस झाग के अंदर क्या रहता है, हमारा अयस्क रहता है। ठीक है, सांद्र सल्फाइड अयस्क रहता है। तो यानी हमने क्या कर दिया, ये जो अयस्क था जिसके अंदर सल्फाइड था उसको हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। और बाकी जो अशुद्धियां रहती है बच्चों, वो पानी के साथ ही मिक्स रहती है। यानी आपका जो अयस्क है झाग बनाकर उसे हमने क्या कर लिया है, दूसरे पात्र में तैयार कर लिया है, दूसरे पात्र में उसको ले लिया है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए विशिष्ट सल्फाइड अयस्क के कण मुख्य रूप से तेल से भीगने के कारण वे झाग के साथ पानी पर तैरते हैं। ठीक है, विशिष्ट सल्फाइड अयस्क, मैंने आपको बताया कि जिस अयस्क में सल्फाइड होता है उसी के लिए ही पद्धति का उपयोग किया जाता है।
और वो क्या होते हैं, झाग बना के ऊपरी सतह, जो आपका पात्र रहेगा उसके ऊपरी सतह पे तैरने लगते हैं और उन्हें दूसरे पात्र में तैयार कर लिया जाता है। और बाकी जो दूसरे कण रहते हैं वो पानी के साथ ही पात्र के अंदर विद्यमान रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये पद्धति भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, जिसको हम लोग फेन उत्प्लावन पद्धति कहते हैं। अगला जो पद्धति है बच्चों, उसको हम लोग निच्छालन पद्धति कहते हैं, जिसे हम लीचिंग भी कहते हैं। ये आखिरी पद्धति है। इस पद्धति के अंदर आप क्या करोगे, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, सोना हुआ, चांदी, इन धातुओं को उनको अयस्क से निष्कर्षण करने के लिए पहला चरण अर्थात निच्छालन पद्धति होता है। इन्हें एक पर्टिकुलर इन पद्धति को, इस पद्धति में अयस्क को एक विलयन में काफी देर तक भिगो कर रखा जाता है। तो उसको क्या है, जो जिस अयस्क से आप धातु को निकालने वाले हो बच्चों, उसे एक विलयन में आपको रखना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उस विलयन में वो अयस्क क्या होता है, घुल जाता है। परंतु जो मृदा शुद्धि रहती है, उसके अंदर जो दूसरे कण रहते हैं, रेत के कण रहते हैं, वो सब उसके अंदर घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक पद्धति भी है जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अशुद्धियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर अच्छे से एग्जांपल देखोगे तो यहाँ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे बॉक्साइट हुआ है, ये एल्यूमिनियम के इस अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है बच्चे, तो आपको बॉक्साइट लेना पड़ेगा, वो उसका अयस्क है। इसको सांद्रीकरण करने, निच्छालन पद्धति से सांद्रीकृत किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले एक जलीय विलयन, जैसे NaOH का जलीय विलयन या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में उसे काफी देर तक रखा जाता है। तो उसमें क्या रहेगा कि ये जो आपका अयस्क रहेगा वो उसमें घुल जाता है। लेकिन जो मृदा शुद्धियां रहती है वो क्या होता है, NaOH में या Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में घुल नहीं पाती है। तो शुरुआत में ही क्या हो जाएगा, आपकी जो मृदा शुद्धि रहेगी वो आपके अयस्क से अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी पद्धति के बारे में हमने जानकारी किया, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए, धातु विज्ञान के बारे में मैंने आपको समझाया कि धातु को किस प्रकार आप उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, उनमें जो मृदा अशुद्धियां हैं उनको निकाल सकते हैं। मृदा अशुद्धियों के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया। फिर अयस्कों का सांद्रीकरण क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अयस्कों का सांद्रीकरण का मतलब उसमें जो अशुद्धियां रहेंगी उसको आप निकालने वाले हो। कौन कौन सी पद्धति का उपयोग करने वाले हो, तो विल्फ्ले टेबल पद्धति का उपयोग करके भी आप निकाल सकते हो। इस पद्धति में जो मृदा के भारी कण रहेंगे वो छोटे कणों से अलग किए जाते हैं। फिर आपको जल शक्ति पर आधारित पद्धति का भी मैंने बताया, इसमें भी मृदा के जो हल्के कण रहते हैं भारी कणों से अलग किए जाते हैं। चुंबकीय पृथक्करण पद्धति में मैंने बताया कि किस प्रकार चुंबकीय घटक को अचुंबकीय पदार्थों से अलग किया जाता है। और फिर इसके बाद मैंने आपको फेन उत्प्लावन पद्धति बताया। फेन उत्प्लावन पद्धति में जो सल्फाइड अयस्क करेंगे, जिसके अंदर सल्फर रहता है, उसको अलग किया जाता है। उसकी भी जानकारी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार झाग बनता है और झाग के माध्यम से सल्फाइड अयस्क बाहर निकल आता है। और आखिरी में मैंने आपको निच्छालन पद्धति बताया। निच्छालन पद्धति मतलब लीचिंग जिसको बोलते हैं, और इसमें पर्टिकुलर जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, उनको एक तरह के विलयन में मिलाया जाता है, काफी देर तक रखा जाता है। तो उसके अयस्क के अंदर जो मृदा शुद्धि है वो तो विलयन में नहीं घुल पाती है, लेकिन जो अयस्क रहता है, बाकी जो घटक रहता है जिसके अंदर आपको एल्यूमिनियम, सोना, चांदी या और भी थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो सकती है, वो घुल जाती है, लेकिन बहुत सारी मृदा अशुद्धियां नहीं घुल पाती है। तो इन सभी पद्धतियों से आप क्या कर सकते हो, अयस्क के जो छोटे कण हैं उनको बड़े कणों से अलग कर सकते हो। अभी प्रश्न श्रृंखला में बच्चों देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। धातु विज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने आपको दिया ही है। अयस्क किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अयस्कों का सांद्रीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया। आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय पृथक्करण पद्धति की स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाइए, तो आपको आकृति बनाना रहेगा। इसी तरह एग्जाम में ज्यादा करके क्वेश्चन और पूछा जाता है, फेन उत्प्लावन पद्धति की स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाइए। तो इन सभी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बच्चों डाउट है तो पूछो, बच्चों हाथ उठाओ, जिसको पूछना है हाथ उठाओ। किसी को प्रश्न पूछना हो तो हाथ उठाओ। इमदादुल्ला। हेलो सर। हाँ बोलो। अयस्क का चूर्ण और ये मतलब ये है ना जल शक्ति द्वारा आधारित वितरण, ये अपने जीवन में मतलब कैसे कुछ अलग करने के लिए कैसे करें, मतलब सिंपल भाषा में बताइए ना, समझ में नहीं है। अभी जैसे आपके पास कोई जैसे धातु आपको निकालना है, धातु के अंदर गंदगी है, ठीक है, तो धातु के अंदर गंदगी मतलब उसमें छोटे कण भी हो सकते हैं और बड़े कण भी हो सकते हैं। तो छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए जल शक्ति पर आधारित पद्धति का उपयोग किया जाता है।
तो इसके अंदर मैंने आपको समझाया ना, जो हल्के कण रहते हैं पानी के फव्वारे की वजह से वो बाहर निकल आते हैं, और जो बड़े कण रहते हैं वो पानी में रहते हैं। तो हमने इस पद्धति में क्या किया, बड़े कणों को, जैसे आपके आपके पास कुछ अशुद्धियां हैं समझ में, कि जैसे आपको मैंने कुछ दिया उसके अंदर मिक्स कर दिया, और मैं बोलूंगा कि इसको साफ करो, तो आप देखोगे यार इसमें छोटे छोटे कण है, तो आप क्या करोगे, हवा फूकोगे। तो हवा फूकने से क्या होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण रहेंगे वो उड़ जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। उसके अंदर जो बड़े कण रहेंगे वो आपके फूकने से थोड़ी ना निकलने वाले हैं। तो जो छोटे कण है लेकिन वो तो निकल गए, थोड़ा बहुत तो शुद्ध हुआ। तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, जल शक्ति पर आधारित पद्धति। ठीक है। यस सर। और कोई? अयस्क का मतलब अयस्क का चूर्ण ये क्या है? अयस्क का हेलो, अयस्क का चूर्ण का मतलब बच्चों, जैसे कि आपकी धातु है, ठीक है, धातु मतलब जैसे सोडियम ले लो, तो सोडियम अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ रेत रहेगी, मिट्टी रहेगी, चट्टानी कण रहेंगे, ठीक है, बहुत सारी उसके अंदर अशुद्धियां मिली जाएगी, तो उसको हम लोग अयस्क कहेंगे। चूर्ण का मतलब पीसा हुआ, बारीक। चूर्ण का मतलब पीसा हुआ। नमक कैसा पीसा हुआ रहता है? यस सर। शांति और यादव, कोई? शांति यादव, निशा गौड़, हेलो सर। पूछो एक एक बोलो। करके। हाँ सर फेन उत्प्लावन पद्धति एक बार फिर से बताओ ना। देखो, फेन उत्प्लावन पद्धति में क्या रहता है, देखो डायग्राम देखिए अच्छे से। हाँ इसके सर। अंदर ना ये पात्र है, पात्र के अंदर पानी रहेगा और तेल रहेगा, और इसके अंदर हवा का प्रेशर, हवा का झोंका प्रवाहित करोगे, ठीक है। तो और इसके अंदर एक मथनी रहती है, समझ में, ये मथनी देख लो। मथनी मतलब जैसे दही मथते हैं ना, गांव में देखा होगा मथनी आपने। तो जब दही को मथते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा, मक्खन निकलता है। तो जब इसको मथनी को जब ये मथा जाता है ना पानी को, तो इसके अंदर जो तेल पानी मिक्स होते हैं ना, तो एक झाग बना लेते हैं, वो झाग यहाँ ऊपर आ जाता है। झाग का मतलब साबुन का झाग, ऐसा। उसी झाग के अंदर हमारा सल्फाइड अयस्क रहता है। अयस्क मतलब आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया कि जिसके अंदर धातु भी है और दूसरे कण भी है। और ये पद्धति ऐसे लोग ऐसे केस में करोगे जिसमें सल्फर अवेलेबल रहेगा, सल्फर मौजूद रहेगा। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मिट्टी क्या चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय पदार्थ है? क्या बोले, फिर से बोलो। मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है कि अचुंबकीय पदार्थ है? बच्चे देखो, सबसे आसान तरीका है, मिट्टी जो अचुंबकीय है। चुंबकीय और अचुंबकीय का मतलब, आप चुंबक देखे हो कि नहीं? चुंबक देखे हो ना, आपने खेला भी होगा। तो आपके पास जो भी कुछ मिलता है तो आप चुंबक के पास लेके जाते हो। अगर वो चुंबक ने उसे खींच लिया तो चुंबकीय, नहीं खींचा तो अचुंबकीय। अब जैसे चुंबक के पास लकड़ी लेके जाओ, तो लकड़ी को खींचता है क्या चुंबक? नहीं, तो अचुंबकीय हो गया। तो मिट्टी को कहाँ खींचता है चुंबक? तो अचुंबकीय पदार्थ हो गया, समझ में। जैसे लोहा हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब चुंबकीय पदार्थ आते हैं। हेलो सर। सर मतलब अयस्कों का सांद्रीकरण जो पैरे है उसमें मतलब क्या बताया गया है? उसमें बच्चे ये बताया है, अयस्कों का सांद्रीकरण का मतलब होता है कि जो आप अयस्क ले रहे हो, अयस्क का मतलब क्या है, आपकी वो धातु भी है उसके अंदर और अशुद्धियां भी हैं। अशुद्धियां मतलब रेत रहेगी, मिट्टी रहेंगे, है ना, चट्टानी कण रहेंगे। तो सांद्रीकरण का मतलब धीरे धीरे से उसमें छोटे कण वाली अशुद्धि, बड़े कण वाली अशुद्धि, ये निकालते जाओगी, स्टेप वाइज धीरे धीरे। उसे ही सांद्रीकरण किया जाता है, शुद्ध किया जा रहा है। एक ही स्टेप में शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, आगे। दीपक, दीपक। हाँ सर। बोलो। सर वो रोलर में पद्धति बताए, तो सर वो उसमें आयस्क और उसको अलग कैसे कैसे हो जाता है वो आपने, ये दोनों रोलर में? ये जो अयस्क है ना, इसके अंदर चुंबकीय घटक और अचुंबकीय घटक दो होते हैं। उन्हीं लोगों के लिए पद्धति, सबके लिए नहीं है, जिसमें से चुंबकीय घटक अलग करना रहेगा। हाँ। तो क्या होता है कि ये जो रोलर है ना, ये चुंबकीय है, चुंबक का बना होता है। तो चुंबकीय पदार्थ को चिपका के लेके ये वाले पात्र में गिरा देता है, और जो घटक अचुंबकीय होते हैं उसको रोलर नहीं खींचता है, उसको फ्री कर देता है। तो ये वाले घटक में संग्राहक में आ जाता है। तो दोनों अलग हो गया ना। अभी जैसे मैंने जैसे मैंने लोहा दिया, लोहा के साथ मैंने और कुछ मिक्स करके दे दिया, और मैंने बोला कि चलो लोहे को अलग करो, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर से चुंबक घुमाओगे। चुंबक घुमाओगे तो चुंबक क्या करेगा, लोहे को चिपका लेगा, उसको अलग कर देगा, बाकी वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। तो वही हालत होती है कि यहाँ जो चुंबकीय रहता है वही संग्राहक में आ जाता है चिपक के,
और जो अचुंबकीय रहता है वही पहले वाले संग्राहक में आ जाता है। और कोई? हो गए सर, हाँ अभी कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके सर।